नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने लिफ्ट में वस्तुओं के अभिसारी भार के बारे में जिक्र किया था और कई सारे टॉपिक्स को जिक्र किया था। उन सब टॉपिक्स को देखेंगे तो संभावित जो आने वाले उनसे प्रश्न हैं वो भी आपसे बन सकते हैं। आज हम लोगों के जो नया चैप्टर है उसका नाम है उपग्रहों की गति। चैप्टर नहीं कहेंगे, ये यांत्रिकी का ही एक भाग है जिसमें कि हमें उपग्रहों की गति के बारे में पढ़ना है। टॉपिक डालेंगे उपग्रहों की गति, जिसको कि अंग्रेजी में मोशन ऑफ सैटेलाइट भी कहते हैं। अब ये सैटेलाइट या मोशन ऑफ सैटेलाइट क्या है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि उपग्रह क्या होते हैं। देखिए, उपग्रह वैसे पिंड हैं, वैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी प्लैनेट, ग्रह या किसी तारों के चारों ओर परिक्रमा करें। समझिएगा कि उपग्रह क्या होते हैं। वैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वैसे सेलेस्टियल बॉडीज होती है जो किसी प्लैनेट या स्टार के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी को उपग्रह कहा जाता है। उपग्रह की संज्ञा अगर देखेंगे तो उपग्रह दो तरह के होते हैं। उपग्रह मुख्यतः दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसको कि प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। पहला है आपका प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा आता है इसमें कृत्रिम उपग्रह। समझिएगा, पहले प्राकृतिक उपग्रह को समझते हैं, उसके बाद कृत्रिम उपग्रह को समझते हैं। तो प्राकृतिक उपग्रह वैसा पिंड है जो प्रकृति प्रदत्त है, मतलब प्रकृति द्वारा जो भेंट में दिया गया पिंड है उसी को प्राकृतिक कहते हैं। तो मान लीजिए एक वैसा पिंड जो अंतरिक्ष में हो, बाहरी अंतरिक्ष में हो और वह ग्रह की परिक्रमा करता हो। जो प्रकृति प्रदत्त कोई भी पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता हो, वह प्राकृतिक पिंड जो है प्राकृतिक उपग्रह कहलाएगा। जैसे अगर हम देखें, जो प्राकृतिक उपग्रह है वह पृथ्वी के लिए क्या है, तो चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। वह प्रकृति प्रदत्त है जो कि प्रकृति ने दिया है और वह पृथ्वी के चारों ओर किसी न किसी एक निश्चित पथ पर घूम रहा है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा परिक्रमा करती है उसका परिक्रमण पथ जो होता है वह वृत्ताकार होती है। पथ कैसा है इसका? पथ वृत्ताकार है। और इसका जो परिक्रमण काल होता है, परिक्रमण काल समझिएगा कि मतलब एक बार चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो एक बार चक्कर पूरा करने में जैसे कि परिक्रमण काल होता है, तो इसका परिक्रमण काल 27.3 दिवस का होता है या 3 दिन का होता है। तो जो प्राकृतिक उपग्रह हैं वो प्रकृति प्रदत्त वैसे पिंड होते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उन्हें प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी के लिए चंद्रमा है और इसका जो पथ होता है वह वृत्ताकार है और परिक्रमण काल है इसका 27.3 दिन का। इसी के बाद हमें विशेष कर जानना है कृत्रिम उपग्रह के बारे में। कृत्रिम उपग्रह समझिएगा कि विशेष अगर कोई प्रयोजन है, विशेष प्रयोजन को फलीभूत करने के लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, जो भी विद्युत उपकरण भेजे जाते हैं पृथ्वी से बाह्य अंतरिक्ष में, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण किसी भी ग्रह की परिक्रमा करता है तो वही ग्रह क्या कहलाते हैं, वही पिंड कहलाते हैं आपके कृत्रिम उपग्रह। समझिएगा इसको कि विशेष कोई एकदम इंपॉर्टेंट कोई फैक्टर है, किसी काम करना है, कोई इंपॉर्टेंट वर्क है, उसको अगर हमें पूरा करना है तो उसको पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण की आवश्यकता होती है।
जो कृत्रिम उपग्रह है ये क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण भी कह सकते हैं, है ना, जो पृथ्वी या अन्य ग्रह के बारे में रिसर्च करने के लिए किसी विशेष प्रयोजन से किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा के लिए उसे भेजा जाता है। इस प्रकार के जो मानव निर्मित, इसको कह देंगे मानव निर्मित जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं, जो किसी भी ग्रह या पिंड के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए भेजा जाता है, इसी को कहा जाता है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह के बाद एक टर्म आता है भू उपग्रह के बारे में, भू उपग्रह। इस भू उपग्रह के बारे में समझिएगा। भू अर्थात भूमि। जैसे कि मैंने कहा कि जो भी कृत्रिम उपग्रह है वह कृत्रिम उपग्रह किसी भी ग्रह की चारों ओर परिक्रमा के लिए भेजा जा सकता है, चाहे वो चंद्रमा के परीक्षण के लिए भेजा जाए या फिर बृहस्पति के परीक्षण के लिए भेजा जाए या फिर शनि के परीक्षण के लिए भेजा जाए। जितने भी ग्रह हैं जब उसको परीक्षण के लिए भेजा जाता है तो वह हो जाता है अन्य उपग्रह है। लेकिन जब भूमि के लिए जो पृथ्वी है, भू मतलब क्या हुआ, पृथ्वी, पृथ्वी के कक्षा में जो ग्रह स्थापित किए जाते हैं, जो कृत्रिम ग्रह स्थापित किए जाते हैं, वैसे ग्रह को भू उपग्रह कहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि पृथ्वी के आसपास या फिर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला वो पिंड होता है, उसी को भू उपग्रह कहा देता है। इसकी जो गति होती है वह गति सूर्य के परितः गतियों के बहुत समान होता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी 24 घंटे में एक बार पूर्ण चक्कर लगाती है, उसी तरह से यह भी जो है वह अपना परिक्रमण, अपनी गति को उसी तरह से बना के रखता है। और जो कक्षाएं होती है इन उपग्रहों की, वह वृत्ताकार भी हो सकती है और दीर्घ वृत्ताकार। मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर ये पृथ्वी है, इस पर दीर्घ वृत्ताकार भी हो सकता है और वृत्ताकार भी हो सकता है। जब इलिप्टिकल शेप का होगा तो इसका जो पथ होगा, इसको कहते हैं कक्षा, इसको कह दिया कक्षा, ऑर्बिट। ये जो ऑर्बिट है यह इलिप्टिकल भी हो सकता है या दीर्घवृत्त भी हो सकता है और वृत्ताकार भी हो सकता है, ठीक है। और इसकी गति लगभग पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसके सापेक्ष होता है। और यह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है और गिरता भी नहीं है पृथ्वी पर। मान लीजिए कि यहां पर सैटेलाइट है, ये गिरता भी नहीं है पृथ्वी पर। क्यों नहीं गिरता है? तो पता होगा, जब किसी भी पिंड को हम बाहर की ओर भेजते हैं, अंतरिक्ष में भेजते हैं, तो इस पर एक आकर्षण बल कार्य करता है। एक आकर्षण बल जो पृथ्वी द्वारा इस पर लगाया जाता है, मतलब इसको पृथ्वी खींचने की कोशिश करती है और इस खींचने की वजह से इसमें जो नेसेसरी त्वरण होता है, त्वरण वह उत्पन्न हो जाता है। इस त्वरण के वजह से यह इसके चारों तरफ घूमता रहता है। जब हम बाह्य अंतरिक्ष की बात करते हैं तो वहां पर जो हवा है उसका फ्रिक्शन जो है नगण्य माना जाता है, मतलब हवा होता ही नहीं है। तो जब हवा नहीं है तो उसका फ्रिक्शन तो नगण्य माना जाएगा। इसका मतलब है जो त्वरण उत्पन्न हो गया उसी त्वरण से यह गति करता रहेगा और गिरेगा भी ही नहीं। अब हम लोग समझते हैं जो उपग्रह होते हैं उनकी प्रमुख कक्षाओं के बारे में। उपग्रह की कक्षाओं के बारे में समझते हैं। पहले तो समझना होगा ये कक्षा क्या होता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्बिट। ये ऑर्बिट क्या होता है? तो याद रखिएगा कि जो उपग्रह है उसका परिक्रमण पथ को कक्षा कहते हैं। जो उपग्रह, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर कोई ग्रह चक्कर लगा रही है, तो वह पिंड का, मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोई सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट का यह जो पाथ होगा, यह जो रास्ता होगा, इसी को कह देता है ऑर्बिट या फिर इसी को कहता है कक्षा। मतलब है कि जिस पथ से होकर उपग्रह किसी पिंड या ग्रह का परिक्रमा करेगा वही उसका क्या कहलाएगा? कक्षा कहलाएगा। और कक्षा कई प्रकार की होती, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कक्षाज होते, मतलब ऑर्बिट्स होते हैं। इसका अध्ययन करना भी हमें जरूरी है।
अब विशेषकर हम लोग जो कक्षाओं के बारे में अध्ययन करते हैं दो ही होता है, एक तो जियो सिंक्रोनस और एक होता है जियो स्टेशनरी। लेकिन फिर भी कक्षाओं के बारे में जानना जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामान्यतः जो कक्षा होता है उसकी पहचान जो है 3 कारकों द्वारा की जाती है। 3 फैक्टर्स होते हैं जिसके द्वारा उन कक्षाओं का परिचय किया जाता है या उस कक्षाओं को पहचाना जाता है। कितने कारक हैं? कक्षाओं को पहचानने के 3 कारक होते हैं। ये कारक कौन कौन से हैं? याद रखिएगा, पहला कारक जो होता है उसकी आकृति, मतलब कक्षाओं की आकृति, कक्षाओं की आकृति कि कैसी आकृति है कक्षाओं की। दूसरा होता है पृथ्वी से उसकी दूरी, कि जो पृथ्वी से दूरी, कि पृथ्वी से कितना दूर है। अगर कक्षाओं के बारे में पहचाना है, कक्षाओं के आधार पर अगर हमें इसके बारे में समझना है, तो पहले तो कक्षा को समझना होगा। कक्षाओं की प्रकृति कि 3 कारक पर, फैक्टर पर डिपेंड करता है कक्षा कैसा क्या होगा। तो पहले कक्षाओं की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि आकृति क्या है इसकी। उसके बाद डिपेंड करेगा कि जो पृथ्वी से दूरी उसकी कितनी है, उस कक्षा जिस कक्षा में उस सैटेलाइट को रखा गया है या फिर उपग्रह को रखा गया, वह पृथ्वी से कितनी दूरी पर है। और इस कक्षा की आकृति मतलब गोलाकार है या दीर्घवृत्ताकार है। तीसरा जो फैक्टर आता है वह होता है विषुवत रेखा से उपग्रह के बीच बना कोण, मतलब पहला है तीसरा है विषुवत रेखा से बना कोण। विषुवत रेखा क्या होता है तो पता है, 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं, है ना। तो 0 डिग्री को विषुवत रेखा कहते हैं। मान लीजिए कोई ग्रह है, वो इस तरह से परिक्रमण कर रही है, जो कि इस भूमध्य रेखा से कुछ डिग्री का कोण बनाती है। इस आधार पर भी हम कक्षाओं को वर्गीकृत कर सकते हैं, है ना। तो हम कक्षाओं को एक एक करके देखते हैं कि कक्षाएं कितने प्रकार की होती है। कक्षाओं के प्रकार। कक्षाओं के प्रकार। पहला जो आता है वह है निम्न भू कक्षा। पहला जो है उसका नाम है निम्न भू कक्षा। इसको लो अर्थ ऑर्बिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट। अब समझिएगा कि ये जो निम्न भू कक्षा है या फिर लो अर्थ ऑर्बिट है, इसी को शॉर्ट में LEO भी कहीं कहीं देखेंगे आप। यह जो LEO वाला होता है मतलब है इसकी जो पृथ्वी से दूरी है वह 200 किलोमीटर या इससे कुछ अधिक की दूरी होती है। क्या कहा हमने? जो निम्न भू कक्षा होता है, अगर हम यहां पर एक पृथ्वी बनाते हैं, पृथ्वी से जो इस कक्षा की दूरी होती है वह लगभग 200 किलोमीटर के आसपास, या इससे थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन लगभग जो है 200 किलोमीटर से अगर इसकी कक्षा की दूरी है, तो इस कक्षा में जो इस कक्षा को जो अगर हम वर्गीकृत करेंगे वह कहलाएगा निम्न भू कक्षा। मतलब पृथ्वी से 200 किलोमीटर या इससे कुछ अधिक भी हो सकता है। तो जो कक्षा यहां पर स्थित होगी उसको कह देगा भू कक्षा, निम्न भू कक्षा। याद रखिएगा कि इस कक्षा का परिक्रमण पथ जो होता है वह अंडाकार होता है। इसका जो कक्षा पथ होता है, कक्षा का परिक्रमण पथ जो होता है वह होता है अंडाकार, या इसी को दीर्घवृत्ताकार भी कहते हैं। इंग्लिश में इलिप्टिकल शेप कहते हैं, दीर्घवृत्ताकार। और याद रखिएगा कि सब उपग्रह प्रक्षेपण, मतलब जब प्रक्षेपण मतलब समझते हैं, जब उपग्रह को पृथ्वी से छोड़ा जाता है तो उस क्रिया को कहते हैं प्रक्षेपण। तो प्रक्षेपण के बाद सबसे पहले जिस कक्षा में जो आपका उपग्रह जाता है वो जो कक्षा है उसी को निम्न भू कक्षा कहते हैं। सबसे पहले कोई भी उपग्रह होगा
तो निम्न भू कक्षा को पार करेगा तभी अन्य कक्षाओं में जा सकता है। सबसे निचली कक्षा जो है वह है निम्न भू कक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट, लगभग 200 किलोमीटर या थोड़ा सा इससे आगा। और ये जो इसका कक्षा का परिक्रमण पथ होता है वह अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार होता है। उसके बाद जो दूसरा आता है वह है मध्य भू कक्षा। दूसरा है आपका मध्य भू कक्षा, इसको मिडिल अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, MEO, मिडिल अर्थ ऑर्बिट भी कहते हैं, और इसको हिंदी में मध्यम या मध्य भू कक्षा, मध्यम भी कह सकते हैं, मध्यम भू कक्षा या मध्य भू कक्षा भी कहते हैं। याद रखिएगा यह कक्षा जो है पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है। समझिएगा कि जो यह जो कक्षा है भूमध्य माध्यम भू कक्षा, पृथ्वी है, मान लीजिए यहां पर पृथ्वी है, तो पृथ्वी से इस कक्षा की जो दूरी होती है वह लगभग 1000 किलोमीटर, कितना होता है, 1000 किलोमीटर होता है। और 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब कोई ग्रह स्थिर होता है तो उसकी जो कक्षा होगी वह माध्यम भू कक्षा कहलाएगी। ठीक है, इस कक्षा में ज्यादातर जो रहता है वह नौवहन और दूरसंचार उपग्रह को स्थापित किया जाता है। याद रखिएगा इस कक्षा में जो आपका मध्यम भू कक्षा है, इस कक्षा में विशेषकर नौवहन, क्या बोला मैंने, नौवहन और दूर संचार, मतलब होता है कि जो रेडियो टेलीविजन वगैरह देखते हैं, दूर संचार उपग्रह को स्थापित किया जाता है। नौवहन और दूर संचार उपग्रह को स्थापित किया जाता है। ठीक है, यह भी याद रखेंगे आप। उसके बाद एक आता है ध्रुवीय कक्षा। ध्रुवीय कक्षा, इसको अंग्रेजी में पोलर ऑर्बिट कहते हैं। ये जो पोलर ऑर्बिट होता है, याद रखिएगा कि ध्रुव के निकट कक्षा, जो हम लोग पोलर सैटेलाइट के बारे में भी पढ़ेंगे, तो जो मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर में उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और नीचे में साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो सैटेलाइट को रखा जाता है उसी को कहते हैं ध्रुवीय उपग्रह। याद रखिएगा जो ध्रुवीय उपग्रह है, ध्रुवों के निकट की कक्षा जो होता है उसी को ध्रुवीय उपग्रह कहा जाता है या फिर ध्रुवीय कक्षा कहा जाता है। सामान्यतः यह जो है 600 किलोमीटर हाइट पर होता है। इसकी जो ऊंचाई होती है वह लगभग 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। और इसका जो काम है, इसको इसलिए स्थापित किया जाता है, प्रारंभिक संचार उपग्रह होते हैं। यहां पर जो प्रारंभिक संचार उपग्रह होते हैं, प्रारंभिक संचार उपग्रह को इसी कक्षा में स्थापित किया जाता है। ठीक है, जिसमें कि नॉर्मल सा कोई भी टेलीविजन सामान्य सा अगर कुछ न्यूज वगैरह देखते हैं, है ना, उसको इसी कक्षा में स्थापित किया जाता है। उसके बाद एक आता है, आखिरी है आपका दीर्घवृत्तीय कक्षा। जो चौथा नंबर है उसका नाम है दीर्घवृत्तीय कक्षा। दीर्घवृत्तीय कक्षा, याद रखिएगा इस कक्षा में उपग्रह जो है वह लगभग 184 किलोमीटर से लेके 339,834 किलोमीटर की दूरी के मध्य होता है। मतलब है, मान लीजिए यहां पर पृथ्वी है, इसका जो परिक्रमण का जो पथ होता है वह याद रखिएगा कि लगभग यहां से यहां तक की जो दूरी है वह लगभग आपका 184 किलोमीटर से 39,834
34 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे कि पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान जो है पृथ्वी के काफी निकट और काफी दूर हो जाता है। इसका जो, क्योंकि इसका जो पाथ होता है वह परिक्रमण पथ जो है वह आपका इलिप्टिकल हो जाता है, तो कभी पृथ्वी से दूर भी होता है तो कभी पृथ्वी के निकट भी हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमारे पास जो उपग्रह हैं उनकी जो कक्षाएं हैं, मतलब किस किस कक्षाओं में, क्योंकि पृथ्वी के तल से ऊपर उठेगा तो कहीं ना कहीं तो रखाएगा, तो जिस जगह पर रखाता है उसको कक्षा कहते हैं। और जो उस कक्षा को 4 भागों में बांटा, पहला है हमारा निम्न भू कक्षा जो हमने देख लिया, लो अर्थ ऑर्बिट। दूसरी जो कक्षा जिस रेंज को बांटा गया वह है मध्यम भू कक्षा, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। तीसरा जो था वो था आपका ध्रुवीय कक्षा जो उसको पोलर ऑर्बिट कहते हैं, है ना। और चौथा जो है वह है दीर्घ वृत्तीय कक्षा, मतलब लॉन्ग अर्थ ऑर्बिट, इसको लॉन्ग इलिप्टिकल ऑर्बिट भी कहते हैं, लॉन्ग इलिप्टिकल ऑर्बिट। और सबकी ऊंचाई अलग अलग है। जो हमारा निम्न भू कक्षा था उसकी ऊंचाई पृथ्वी तल से 200 किलोमीटर या थोड़ा सा उसे कुछ आगे पीछे, और जो मध्यम भू कक्षा है वह लगभग जो है पृथ्वी तल से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग रहता है। और जो ध्रुवीय कक्षा है वह लगभग 600 किलोमीटर ध्रुव के ऊपर लगभग 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है। और जो दीर्घवृत्तीय कक्षा है वह लगभग 184 किलोमीटर से 39,834 किलोमीटर की ऊंचाई पर, मतलब पृथ्वी तल से 39,834 किलोमीटर ऊंचाई पर रखा जाता है। ठीक है, तो ये कक्षाओं का वर्गीकरण था। हमने उपग्रह देखा, उपग्रह के प्रकार देखे, और हमने देखा कि कक्षाएं क्या होती है, कक्षाओं के प्रकार क्या है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी या भू स्थिर या भू तुल्यकालिक उपग्रह क्या होते हैं, पोलर सैटेलाइट क्या होते हैं, मतलब सैटेलाइट के प्रकार के बारे में समझेंगे जो हमें जानने चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।